Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. हमारी फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? इट्स रिगार्डिंग भूटान पिचेस गैलाफ्यू एज बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट. रिसेंटली इंडिया ने एक होस्ट किया है ग्लोबल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को. थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि आखिर ये चीज क्या है. मैं बात कर रही हूँ, इंडिया इज होस्टिंग करेंटली द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस. ठीक है. अब इसके लिए हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिर कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, इंडिया में इसकी हिस्ट्री क्या रही है, हम कोऑपरेटिव्स को प्रमोट क्यों कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है. ठीक है. अगर स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा न्यूज से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि आखिर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होस्ट की गई. और इस बार की जो थीम रही, 2024 की जो थीम रही इस अलायंस की, वो थी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल. थीम से ही पता चल रहा है इसमें फॉर ऑल की बात की जा रही है. अगर मैं थीम को पहले नोट डाउन कर दे रही हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी चीजें मैं ये व्हाइट बोर्ड में लिखती हूँ, ये आपके एज अ शॉर्ट नोट, क्रक्स नोट्स काम कर सकते हैं. ये सारी चीजें एटलीस्ट आप अपने नोट्स में नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि बार बार वो पीडीएफ ओपन करके चीजों को रिवाइज करे. बट एट द एंड आपका एग्जाम सिर्फ और सिर्फ रिविजन से ही क्लियर हो पाएगा. इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों को अपने क्रक्स नोट्स के रूप में लिखते जाए. कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, दिस इज द थीम ऑफ 2024. पहले मैं समझाती हूँ कॉपरेटिव्स होता क्या है. जब एक ही इंटरेस्ट के लोग, जिनका एक कॉमन गोल हो, जो एक ही तरह के चैलेंजेस को फेस करते हो, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी सिमिलर हो, वो सब क्या करते, एक ग्रुप बना लेते हैं. और वो ग्रुप उस कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए एक्शंस उठाता है. इसको अगर मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, हुआ क्या कि सपोज करो गुजरात महाराष्ट्र वाला रीजन है. वी ऑल नो वहां पर मिल्क का प्रोडक्शन बहुत होता है. बट छोटे छोटे एरियाज में, जैसे छोटे छोटे गांव हैं, हर एक गांव में एक एक पर्सन मिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको वो मिल्क इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, सप्लाई चेन तक पहुंचाना है. तो अगर हर एक गांव से हर एक फैमिली का एक एक मेंबर जाएगा अपना मिल्क लेकर के, तो एक मेंबर के पास तो छोटा अमाउंट ही होगा ना मिल्क का, मैक्सिमम 15 से 20 लीटर दूध. तो वो दूध लेकर के जाएगा बड़े लोगों को बेचने या बड़े लोगों को देने. तो इससे एक तो उसका टाइम जाएगा, दूसरा उसका पैसा जाएगा, रोज उसे अपना लंबा समय ट्रेवल में खत्म करना पड़ेगा. तो हुआ क्या, जो लोगों का इंटरेस्ट एक जैसा है उन सब ने ग्रुप बना लिया. मान लो पूरे मिल्कमैन लोगों ने ग्रुप बना लिया. उस ग्रुप का एक ही काम है, रोज मिल्क का प्रोडक्शन करना, उस मिल्क को सप्लाई चेन तक पहुंचाना. उस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम सब मिल करके काम करेंगे और सबका मिल्क इकट्ठा करके ले जाया जाएगा सप्लाई चेन तक पहुंचाने के लिए. इससे क्या होगा कि बाकी फार्मर्स को टाइम मैनेज करते बनेगा, रिसोर्सेस उतने एक्सप्लॉइट नहीं होंगे, शेयरिंग होगी, टेक्नोलॉजीज की शेयरिंग होगी. इसलिए ये कहलाता है कोऑपरेटिव. कोऑपरेट मतलब कि आपस में मिलजुल करके काम करना. सिमिलरली यही होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. और रिसेंटली इंडिया ने 2024 की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की मीटिंग को होस्ट किया है. अब मैं बात करूं आखिर इंडिया में ये मूवमेंट स्टार्ट कहां से हुआ. देखो, इंडिया जो है वो मोटिवेट हुआ जर्मन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट बैंक्स. ये एक तरह की बैंक्स थी जर्मन मॉडल पर जो काम कर रही थी, जो कोऑपरेटिव फॉर्मेट में ही काम कर रही थी. इंडिया इन सारी चीजों से इम्प्रेस हो गया. और उस टाइम पर चूंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने भी इस चीज से मोटिवेट होकर के एक एक्ट पास किया इंडिया में, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904. कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट
1904। ये 1904 में एक एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे कॉपरेटिव्स की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती चली गई। अभी मैंने एग्जांपल दिया मिल्क सेक्टर का। एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में भी हम सब जानते हैं कि जो लैंड है वो फ्रेगमेंटेड होने लगी। फ्रेगमेंटेड लैंड होने के कारण एक ही लैंड के छोटे से फार्मर को के पास इतने फाइनेंसेस नहीं रहते कि वो बड़ी बड़ी हार्वेस्टर्स, सीडर्स ये सब परचेस कर सके। सो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी कॉपरेटिव्स बनने लगे, फार्मर्स मिल करके टेक्नोलॉजी शेयर करने लगे, रिसोर्सेज शेयर करने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया कि कॉपरेटिव्स का इम्पोर्टेंस हमें बढ़ता हुआ नजर आया। फिर आजादी के बाद इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया कि कॉपरेटिव्स जो थे वो एक स्टेट का मैटर बन गए। मतलब कि गवर्नमेंट उनके ऊपर रेगुलेट करने का प्लान करने लगी। क्योंकि और अगर कॉपरेटिव्स के टाइप्स की बात करूं मैं, तो कॉपरेटिव्स दो टाइप्स के हुए। एक तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कि ऐसी कॉपरेटिव्स जो सिंगल स्टेट में वर्क कर रही थी, और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब कि वो एक से ज्यादा स्टेट्स की मेंबरशिप प्रोवाइड कर रही थी और मल्टीपल स्टेट्स में वर्क कर रही थी। ठीक है। सो हुआ क्या कि गवर्नमेंट को भी इस चीज की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि कोऑपरेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमें लीगली चीजें गवर्न करनी चाहिए कोऑपरेटिव्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 पास किया। इसके तहत गवर्नमेंट ने पार्ट 9B इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने प्रोविजन रखा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। पार्ट 9B, इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 43B, जिसमें उन्होंने बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। मतलब कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करे। सिर्फ एक ये चीज, ये तो डीपीएसपी के अंतर्गत बताया गया कि अब जो भी गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, उसमें कोऑपरेटिव्स को इंपॉर्टेंट प्लेस दी गई कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अब कोऑपरेटिव्स की तरफ ध्यान देना है। सेकेंड थिंग, अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूं तो आर्टिकल 1913 में भी 1C में भी बोला गया कि अब इंडियन सिटीजन्स के पास राइट है टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये एक तरह का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर दिया गया, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव ग्रुप, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर डेवलपमेंट रुका नहीं, फिर 2002 में हम नई चीज लेकर के आए, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। मतलब कि कोऑपरेटिव्स को गवर्न करने के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी लाई गई, जिसके तहत हमने एनसीडीसी भी बनाया। एनसीडीसी दैट मीन्स नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल। पहले हम प्लान लेकर आए 2002 में, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल का भी फॉर्मेशन किया गया। फिर उसके बाद 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स भी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाई गई, और जिसके अभी हेड है होम मिनिस्ट्री के ही चीफ, दैट मीन्स हमारे अमित शाह जी ही मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ठीक है। अब आखिर इतना क्यों, मतलब कि हम कोऑपरेटिव्स को प्रमोट तो कर रहे हैं, पर ऐसी क्या बात है इसमें जो हम कोऑपरेटिव्स को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं बेनिफिट्स की कि कोऑपरेटिव से क्या बेनिफिट्स होता है। पहली चीज कि मिडिल मैन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो मिडिल मैन की भूमिका रहती है उसे आप एलिमिनेट कर दे रहे हो, हटा दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था, जैसे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, अगर उन्हें सप्लाई चेन में जाना रहता था तो उन्हें मिडिल मैन्स का मदद लेना पड़ता था। बट कोऑपरेटिव्स बनने के बाद सोसाइटी आप खुद में एक बड़ी सोसाइटी बन गई और
प्रॉफिट वगैरह के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए लोगों ने डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने डायरेक्ट डील करना शुरू कर दिया कंपनी से, सप्लाई चेन से। सो ऐसे में क्या हुआ कि मिडिल मैन एलिमिनेट हो गए और कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो गया, और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे कि कितना भी प्रोडक्शन कर लो बट उन्हें कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है, वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। दूसरा, सबसे बड़ी बात, कोऑपरेटिव्स डेमोक्रेटिक बेसिस पर काम करती हैं, मतलब कि हर एक पर्सन की इंपॉर्टेंस रहती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। ठीक है, कोऑपरेटिव से क्रेडिट को भी एक्सेस मिलने लगा, मतलब कि वी ऑल नो हमारा जो मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं हमें फाइनेंसेस की कमी देखने को मिलती है, क्रेडिट की कमी देखने को मिलती है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से, मान लो एक ग्रुप बना, उसने अपनी छोटी छोटी सेविंग्स इकट्ठा करके पूल कर दी, और जब किसी भी ग्रुप के मेंबर को जरूरत रहती है पैसे की तो वो उस पूल्ड मनी को यूज कर सकता है। सो एट द एंड क्या हुआ कि क्रेडिट की भी फैसिलिटी मिल गई। हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने इंश्योर किया हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट को, मतलब कि डेवलपमेंट फॉर ऑल जैसे फीचर्स हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलने लगे। इसलिए इंडिया ने कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया, इससे हर एक का कॉमन गोल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल नीड्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। इसी रिगार्डिंग आज की हमारी न्यूज आई है, न्यूज की तरफ चलते हैं। भूटान पिचेस गैलेफ्यू एज बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। भूटान की एक सिटी है गैलेफ्यू, उसमें एक बड़ा कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाने वाला है। इसी रिगार्डिंग भूटान के जो हेड है उन्होंने हमारे सीएम को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एज अ एल्डर ब्रदर उनकी मदद की है। सो इस पूरे आर्टिकल में यही बताया गया है ग्लोबल इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के बारे में, जिसे मैंने बता दिया, उसका ऑब्जेक्टिव इस बार का थीम भी बता दिया, और इंडिया में कोऑपरेटिव्स की पूरी क्या हिस्ट्री रही है उसे भी हमने डिस्कस किया। साथ के साथ हमें कोऑपरेटिव्स को क्यों प्रमोट करना चाहिए वो भी हमने देख लिया। आगे चलते। सेक्युलर सोशलिस्ट आर एन inalienable part of the constitution to stay in preamble orders supreme court। देखो, सुप्रीम कोर्ट के सामने रिसेंटली 2020 से एक पेटिशन फाइल हुई है। उनका मानना ऐसा है कि आपने सेक्युलर और सोशलिस्ट, ये जो दो वर्ड है, वी ऑल नो ये हमारे प्रियम्बल में स्टार्टिंग से नहीं थे, इन्हें हमने एड ऑन किया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि क्या ये दोनों वर्ड्स वैलिड है, क्या अगर हम इन्हें प्रियम्बल में एड ऑन कर रहे हैं तो इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट खराब हो रही है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि पहले तो मैं इन दो वर्ड्स को समझाती हूँ। सेक्युलर मतलब कि फ्री, सेक्युलर मतलब कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए फ्री हो इंडिया में, यही चीज है सेक्युलर। अब क्वेश्चन उठता है कि जब हमारे पास शुरू से ये फ्रीडम थी, ये फ्रीडम्स हमने कहाँ दे रखी थी? ये फ्रीडम्स हमने फंडामेंटल राइट्स में लोगों को प्रोवाइड कर रखी थी। आर्टिकल 25 to 28 हमने प्रोवाइड कर रखी थी रिलीजियस फ्रीडम्स, जो ये दर्शाता है कि इंडिया स्टार्टिंग से ही सेक्युलर स्टेट रहा है। बट अब क्वेश्चन उठता है कि जब हम ऑलरेडी सेक्युलर थे तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पर ये वर्ड्स एक्सप्लिसिटली मेंशन क्यों नहीं किया? इसका रीजन ये है कि उस टाइम पर सेक्युलर की डेफिनेशन का मतलब ग्लोबल लेवल पर अलग था। मतलब कि अगर हम 1947-48 के टाइम पर सेक्युलर वर्ड यूज करते, इसका मतलब होता कि कंप्लीट डाइवोर्स बिटवीन रिलीजन एंड गवर्नमेंट। देखो, थोड़ा सा और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलती हूं मैं। जब अभी ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, जब अभी रेनेसा नहीं आया था यूरोप में, तो उसके पहले लोगों को, गवर्नमेंट को हर एक चीज को गवर्न करने का अधिकार सिर्फ
चर्च का रहता था। मतलब कि चर्च की अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग थी कि आप आज कौन सी ड्रेस पहनोगे, आप आज कौन सा खाना खाओगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती थी चर्च के द्वारा। और गवर्नमेंट कौन से एक्शन लेगी, क्या गवर्नमेंट किसी पर अटैक करेगी, कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी लाएगी, ये सारी चीजें चर्च के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। चर्च ने अपनी अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग करते गए, अपनी प्लेस को और स्ट्रॉन्ग करते गए और रिलीजन के नाम पर मिसहैप्स करते गए। जब रेनेसा का पीरियड आया तब चर्च और गवर्नमेंट के बीच में कंप्लीट डाइवोर्स कर दिया गया। मतलब कि गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट का काम है एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अलग अपना एडमिनिस्टर करेगी चीजों को, चर्च उस चीज को इंटरफेयर नहीं करेगा। एक तरह से दो एकदम वाटर टाइट सेपरेशन कर दिया गया दोनों के बीच में। ठीक है, ये मतलब होता है सेक्युलर का इन द यूरोपियन वर्ल्ड। अगर मैं यूरोप में सेक्युलर वर्ड यूज करूंगी ना तो उसका मतलब ये होता है। और 1947-48 के टाइम पर भी सेक्युलर का मतलब ये था। बट अगर मैं इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करूं तो ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। मतलब कि इंडिया में गवर्नमेंट कह लो या स्टेट कह लो, स्टेट हर एक रिलीजन से इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके चलती है। स्टेट में कंप्लीट डाइवोर्स जैसी चीजें नहीं वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हिंदुइज्म की बात करूं, हिंदुइज्म में एक टाइम पर सती प्रथा चलती थी। वो एक डेरोगेटरी प्रैक्टिस थी जो विमेंस के लिए हार्मफुल रहती थी। स्टेट ने उस चीज में इंटरवेन किया, सती सिस्टम को एबॉलिश किया। कहीं ना कहीं इंडिया में अनटचेबिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स थे जिनको हिंदू बिलीफ सिस्टम के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। अनटचेबिलिटी बहुत गलत है, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत नीच हरकत है। आर्टिकल 17 के तहत स्टेट ने उसे बैन किया। ये हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स हैं कि स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करता है, बट स्टेट ने अपने आप को डाइवोर्स नहीं कर रखा है रिलीजन से। स्टेट ने हर एक रिलीजन के साथ एक इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। अगर किसी भी रिलीजन में इस तरह की प्रैक्टिसेस आती है जो ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं है, तो स्टेट उस पर इंटरवेंट करेगा और उस चीज को ठीक करेगा। अब इसके पीछे क्वेश्चन उठता है क्यों, आखिर स्टेट्स का क्या राइट है? तो सबसे बड़ी चीज है कि जो हम एज अ ह्यूमन बींग्स है ना, हम सब स्टेट के रिसोर्सेज है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा वेलफेयर हो, हम अच्छा कर सके। अपने रिसोर्सेस की देखभाल करना स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और इसी के तहत वो इंटरवेन भी करता है। और भी कई सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक टाइम पर इंडिया में बलि जैसी प्रथा चलती थी कि आप रिलीजियस नाम पर लोग बलि चढ़ा दिया करते थे एनिमल्स की, इवन ह्यूमन बींग्स तक की। इन सारी चीजों को हटाया गया। और तो और हमारे सामने एक और ट्रिपल तलाक सिस्टम भी है। एक तरह से इस चीज को भी मुस्लिम कम्युनिटी से लिंक किया जा रहा था, मुस्लिम रिलीजन से लिंक किया जा रहा था, बट स्टिल स्टेट ने उसमें इंटरवेंट किया और ट्रिपल तलाक को बैन आउट कर दिया। अब हुआ क्या कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो यूरोपियन सेक्युलरिज्म से बहुत अलग है। इसलिए हमने 1946 और 47 के टाइम पर पे इस चीज को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया था, बट हम उस टाइम पर भी सेक्युलर थे। हमने हमारे लोगों को पूरी रिलीजियस राइट्स दे रखी थी कि वो जिस रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, प्रोफेस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इस चीज पर स्टेट ने किसी तरह का रोक नहीं लगाया था या किसी भी पर्सन पर कोई भी रिलीजन इंपोज भी नहीं किया था। ये सारी चीजें हमें प्रूफ करती हैं कि हम शुरू से ही सेक्युलर हैं। अब बात की जा रही है सोशलिस्ट की। सिमिलर कॉन्सेप्ट सोशलिस्ट के साथ भी है, हम शुरू से सोशलिस्ट है, बट वही बात है हमारे लिए सोशलिज्म की मीनिंग अलग है। हम सोशलिज्म को कनेक्ट करते हैं वेलफेयर स्टेट से, कि मतलब कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो हर एक पर्सन के वेलफेयर के लिए जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा सोशलिज्म का। हम
जो वर्ल्ड है वो सोशलिज्म का मतलब समझता है कि प्राइवेट ओनरशिप को बैन किया जाए, बट इंडिया इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता है। इंडिया में जितना पब्लिक चीजें पब्लिक इंपॉर्टेंस है, मतलब कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का इंपॉर्टेंस है, उतना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम सोशलिज्म को भी यूरोपियन कॉन्सेप्ट से अलग करके मानते हैं कि हम सोशलिज्म का मतलब समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट, स्टेट का काम है, स्टेट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात करता है। सोशलिज्म मतलब कि हर किसी के पास अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि हम प्राइवेट इंडिविजुअल से सारी प्रॉपर्टी, सारी लैंड कैप्चर करके और फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ये एक तरह का सोशलिज्म है। ये सोशलिज्म इंडिया में नहीं चलता है। इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट चलता है, साथ के साथ हम बात करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी की। सो इसी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बताया कि इंडिया स्टार्टिंग से इन चीजों को प्रैक्टिस करता है और आज भी हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। इसलिए जो आपने पेटिशन डाली है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। In schools, colleges run by temples, only Hindus can be staff. अब आप सोचेंगे इस तरह की न्यूज का यूपीएससी से क्या कनेक्शन, इस तरह की न्यूज मैम क्यों पढ़ा रही है हमें। इस न्यूज में बताया गया है कि जो भी टेम्पल्स, जो भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस हिंदूज टेम्पल के फंड की मदद से रन किए जा रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू स्टाफ ही काम करेगा। इस न्यूज में ये बताया गया है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका यूपीएससी से क्या कनेक्शन। सो मैं कनेक्ट करती हूँ। देखो, कुछ समय पहले हमने वक्फ बोर्ड के चीजों को डिटेल में डिस्कस किया था। रिसेंटली गवर्नमेंट वक्फ में अमेंडमेंट लाने की बात कर रही है कि हमें जो वक्फ बोर्ड है, थोड़ा सा समराइज करती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी रिलीजियस के नाम पर पे आप डोनेट करते हो वो जाकर के वक्फ बन जाता है, उसे कहा जाता है वक्फ। और उस प्रॉपर्टी को या उस असेट को मैनेज करने का राइट रहता है वक्फ बोर्ड का। 2013 के बाद, 1995 के बाद वक्फ बोर्ड की बहुत एम्पावर कर दिया गया, उसकी अथॉरिटी बहुत इनलार्ज हो गई। अगर किसी लैंड पर जाकर के वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की लैंड है, तो वो लैंड उसकी हो जाती थी। कोई भी सामने वाली पार्टी का कोई भी नहीं सुना जाता है, कुछ भी उसका नहीं सुना जाता है। एंड एट द एंड आपको डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए भी वक्फ बोर्ड के पास ही आना पड़ता है। सो वक्फ बोर्ड की अथॉरिटी को कम करने के लिए हम रिसेंटली एक अमेंडमेंट बिल लाए, जो कि अभी पास नहीं हुआ है, अभी भी वो डिस्कशन स्टेज पर ही है। बट इस टॉपिक को मैं इससे इसलिए कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बोला गया कि अब वक्फ बोर्ड में हिंदू मेंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा। मतलब कि जैसे पहले क्या होता था, वक्फ बोर्ड में जितने भी ऑल मेंबर्स शुड बी बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, बट अब हम बात कर रहे हैं कि अब उसमें हम हिंदूज को भी लाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जब आप वक्फ बोर्ड, जो कि एक मुस्लिम कम्युनिटी का बोर्ड है, उसमें आप हिंदूज को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हो, और यहाँ पर आप ऐसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो कि हिंदू टेम्पल्स के फंड के द्वारा रन किए जाते हैं, हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स के बेसिस पर चलाए जाते हैं, उन पर आप इवन मुस्लिम या अदर कम्युनिटी के स्टाफ तक को रखने की बात नहीं कर रहे हो। सो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। जैसे कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम कम्युनिटी का है, वैसे ही हिंदू टेम्पल्स के द्वारा अर्न किया गया डोनेशन पर जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस चल रहे हैं, जब आप बात कर रहे हो कि इनको रन करने के लिए हमें हिंदू स्टाफ चाहिए, तो फिर वक्फ बोर्ड को रन करने के लिए आपको मुस्लिम मेंबरशिप क्यों चाहिए। इस तरह से एनालाइज या चीजों को किस तरह से कनेक्ट करके ओपन अप करना है, या कहां पर अपने व्यू पॉइंट्स को किस तरह से डिफेंड करना है गवर्नमेंट के ही स्टेप्स के द्वारा, ये मेन यूपीएससी चाहता है। यूपीएससी हमसे हवाई बातों पर नहीं बात करना चाहता है, ठीक है, इसलिए मैंने इस न्यूज को डिस्कस किया। नेक्स्ट वन इज द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया द वे। देखो, इसमें बात किया जा रहा है, हम सब जानते हैं आज 26 नवंबर है, और 75 ईयर्स पहले 26 नवंबर 1949 को ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। सो आज उसकी 75th एनिवर्सरी है, इसी रिगार्डिंग ये
एडिटोरियल आया है। ये बात किया जा रहा है कि अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में एक मीटिंग होने वाली है, ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है, जो कि इस सेरेमनी को सेलिब्रेट करने पर बात करेंगे। बट हम हिस्टोरिकली अगर 26 नवंबर 1949 की मीटिंग को बात करें तो उस दिन जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने ये बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर अच्छा बना भी है तभी भी वो बुरा साबित हो सकता है अगर उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज उसे सही फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, पहला चीज। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि कोई बुरा कॉन्स्टिट्यूशन, बैड कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा भी बन सकता है अगर उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज उसे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही हैं, पहली चीज। दूसरा, इसी रिगार्डिंग उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्रॉबैक्स हैं या यूं कह लो जो कुछ गैप्स रह गए थे उस पर उन्होंने डिस्कशन किया था। उनका मानना ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज को बहुत अच्छे से डील आउट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की कमी है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने कह दिया कि इक्वलिटी, एवरीवन इज इक्वल, उसके रिगार्डिंग कुछ फंडामेंटल राइट्स भी दे दिए। फ्रेटर्निटी के लिए भी आपने प्रियम्बल तक में फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स को मेंशन कर दिया, बट कहीं ना कहीं इन रियलिटी इंडियन सोसाइटी में इक्वलिटी की कमी है। इंडियन सोसाइटी इक्वल नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से इन्हें पॉलिटिकल इक्वलिटी की तो बात कर रहे हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी देने की तो बात कर रहे हो। पॉलिटिकल इक्वलिटी मतलब कि 1 पर्सन 1 वोट, जिस जो वोट मैं देने जाऊंगी, एक वोट, जितनी उसकी वैल्यू होगी उतनी ही एक एमएलए की, उतनी ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इवन उतनी ही वैल्यू एक प्रेसिडेंट के वोट की वैल्यू होगी। ठीक है, यहां से आप पॉलिटिकल इक्वालिटी तो इंश्योर कर रहे हो, ये कोशिश की जा रही है, बट व्हाट अबाउट सोशल इक्वलिटी? सोसाइटी तो आज भी इंटीग्रेटेड है, कई सारे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में प्रिवेल करते हैं। यहां पर 1 मैन 1 वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं सपोज मेरी वैल्यू 1 है, क्या मेरी जितनी वैल्यू है उतनी ही एक दूसरे पर्सन की वैल्यू होगी जो कि स्लम एरिया में रह रहा है? क्या उसको लोग उतना ही पूछेंगे? क्या उसके पास उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं? क्या उसके पास उतनी फैसिलिटीज हैं? क्या उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है? नहीं। सो यहाँ पर दिख रहा है हमें सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर सोसाइटी इक्वल नहीं है। इसी डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है इस एडिटोरियल में कि हमारी आजादी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने 75 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्टिल आज की डेट में भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। अब बात की जाती है फ्रेटर्निटी की। ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन बुक्स आपने बता दिया कि फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। हम यूजुअली क्रिकेट के मैच में या जब इंटरनेशनल पर कोई इशू होता है या जब पाकिस्तान हमारे इंडिया पर अटैक करता है तब हम मिलकर फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। इंडियन टीम, इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री। उसके अलावा कभी हमें फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। इंडिया कहीं ना कहीं डिवाइडेड है। कास्ट सिस्टम ने इस चीज को और फ्रेगमेंट कर दिया है, और कास्ट सिस्टम ने तो फ्रेगमेंट कर दिया कि चलो भाई जनरल के हो गए, एससी के हो गए, एसटी के हो गए, ओबीसी हो गए। ये डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सिस्टम ने किया, जिसकी वजह से फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट और भी कम होता हुआ नजर आया। उसके बाद कास्ट सिस्टम को ही पॉलिटिकल एजेंडा बना देना सबसे बड़ी गलती थी कि आप कास्ट के बेसिस पर जब रिजर्वेशन प्रोवाइड करने लगे, और आज की डेट में रिजर्वेशन की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन को चैलेंज नहीं करना चाहता है। जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसे कंटिन्यू चलाया जा रहा है। पहले ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 10 साल के लिए लाया गया था। आपको पता है कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए दिया जाएगा जब तक कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको अचीव नहीं हो जा रही है, बट ये कॉन्सेप्ट अब बहुत मजबूत हो गया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसे हटाने की बात नहीं कर रही है। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस एडिटोरियल में यही डिस्कस किया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह अच्छा भी है कि इतना हुआ क्या था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस समय पर ही हमने, हमारे ऊपर कई सारे यूरोपियन कंट्रीज हंस रहे थे और कह रहे थे कि 1 साल भी इनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, हट जाएगा,
इनकी कंट्री टूट जाएगी, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बट स्टिल हमने प्रूफ किया कि जहां कई सारे यूरोपियन कंट्रीज ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 2 बार, 3 बार, 4 बार चेंज किया, हमारे सामने लाइव एग्जांपल है फ्रांस का, बट हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के टाइम पर बनाया, उसको इतना रिजिड भी रखा और इतना फ्लेक्सिबल भी रखा कि अगर हमें अमेंडमेंट करने तो हम इजीली अमेंड भी कर सकते हैं, और इतना रिजिड रखा कि कोई भी पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से मोल्ड करके नहीं यूज कर सकता है। सो ये सारी स्पेशलिटी है, बट कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो सोसाइटी में आज भी प्रिवेल करते हैं, जरूरत है कि हम समय के साथ उन्हें हटा दें। यही है एडिटोरियल का सेंस। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट टू एड्रेस पार्लियामेंट टू मार्क 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी डिस्कस किया, आज पार्लियामेंट में ज्वाइंट मीटिंग होने वाली है, जिसको हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, साथ के साथ वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धाकड़ और बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स इस चीज को होस्ट करेंगे। साथ के साथ ये भी बात की जा रही है कि चूंकि इंडिया मतलब कि डेमोक्रेसी मतलब कि ऑपोजिशन का भी उतना ही अधिकार है, सो बात की जा रही है कि ऑपोजिशन के लीडर्स को भी, लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर, साथ के साथ राज्यसभा के ऑपोजिशन लीडर को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी स्पीच दे पाए। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट अप्रूव्स नेक्स्ट फेज ऑफ अटल मिशन। ये एक अटल इनोवेशन मिशन है जो कि नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। 2022 से इसका फर्स्ट फेज चालू हुआ था, अभी रिसेंटली इसका सेकेंड फेज स्टार्ट करने की बात की जा रही है। डिस्कस करते हैं कि आखिर है क्या। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करने की बात कर रहा है। मतलब कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में एक इनोवेशन के और एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च किए थे। ये जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी देखी जाए तो नीति आयोग के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके लिए हमने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हैं, टिंकरिंग लैब्स बनाए, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं, मेंटरिंग प्रोवाइड की जाएगी और अलग अलग इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। अभी रिसेंटली इसका सेकेंड फेज हम स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज इट्स रिगार्डिंग प्रोबा 3। प्रोबा 3 एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि सन के कोरोना पार्ट मतलब कि आउटर मोस्ट लेयर को रीड करने की बात कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड। सो प्रोबा 3 एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो कि सन के आउटर मोस्ट लेयर को ऑब्जर्व करने की बात कर रहा है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसरो का पीएसएलवी रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू हम इसे लॉन्च करने वाले हैं। देखो सबसे ज्यादा इसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस मिशन को समझते हैं। देखो प्रोबा 3 मिशन के अंतर्गत हम 2 सैटेलाइट्स को भेजने की बात कर रहे हैं। एक तो होगा कोरोनोग्राफ, दूसरा होगा ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट। वी ऑल नो सन काफी लाइट एमिट करता है, बहुत रेडिएशन एमिट करता है। सो अगर हम कोरोनाग्राफ की मदद से सन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्लिप्स का। मतलब कि सपोज करो ये 2 बॉडीज है, ठीक है, तो ये ओखला कर्टर जो होगा वो सोलर के ऊपर एज अ एक्लिप्स का काम करेगा और हमारे कोरोनाग्राफ को हमारी जो सोलर रेडिएशन है, सोलर की लाइट है, उससे प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि जो कोरोनाग्राफ है वो हमारे सन के सरफेस को, आउटर मोस्ट लेयर को अच्छे से समझ पाए और जो भी बिहेवियरल चेंजेस हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स कोरोना में यूज हो रहे हैं, उन सब की स्टडी को रिवील आउट कर पाए। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज पीएम युवा स्कीम। ये एक स्कीम है जो 2021 में लॉन्च की गई थी। इसके अंतर्गत हम यंग राइटर्स को प्रमोट करने की बात करें जिनकी एज 30 इयर्स तक है। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि जो यंग एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि वो हमारे इंडिया के जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, उस चीज को आगे बढ़ाए। अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव समझे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया का यूथ है
वो इंडिया की रिच हिस्ट्री और कल्चर को समझ सके, पढ़ सके, पहचान सके। दूसरा, ऐसे यूथ्स का पूल क्रिएट करना जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के यंग एम्बेसडर के जैसे काम करे, इंडिया के लिटरेचर का बखान करे। तीसरा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करना। चौथा, यंग माइंड्स के को नए नए आइडियाज बताना, लिटरेचर की समझ प्रोवाइड करना। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है नेशनल बुक ट्रस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत काम करेगी। इसे 2 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इंडिया में पहली बार लोथल, जो कि आईबीसी की एक साइट है, उस पर हम बात कर रहे हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है लोथल साइट पर। ये इंडिया का पहला ऐसा साइट होगा इवन मैरिटाइम एरिया पर, सी एरिया पर, कोस्टल एरिया पर, जो कि एजुकेशनल और एक्सपीरियंसेस को बताने की कोशिश करेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैरिटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होगा। इट विल एम टू बूस्ट टूरिज्म, क्रिएट जॉब्स एंड एनहेंस इंडियाज ग्लोबल मैरिटाइम इमेज। नेक्स्ट वन इज टेलीमानस। टेलीमानस दैट मीन्स टेली मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव। ये 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेसिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया के यूथ्स में, जो इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन है, वो 15% एडल्ट पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ से जूझ रही है, जिसके लिए हमारे पास ना तो डॉक्टर्स हैं, ना फैसिलिटीज है, ना हम उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। सो इस गैप को कम करने के लिए हमने टेलीमानस जैसी चीजें लॉन्च की हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। टेलीमानस में होगा क्या कि 24/7 आप हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी आपको एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी। 2 स्टेज पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहला, आपको फोन कॉल से ही आपको एडवाइसेस देने की कोशिश की जाएगी। सेकेंड, आपको फॉलोअप सेशंस का भी शेड्यूलिंग की जाएगी। इसमें ओवरऑल आपको इंटीग्रेटेड केयर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब और टेलीग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू।